अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जवेद। तो आज की जो हमारी वीडियो है दैट्स बेसिकली पार्ट 3 और कंटिन्यूटी है बर्न्स की। उसमें आज हमने मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी को डिस्कस करना है, क्योंकि बर्न्स के लिए मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी उस वक्त शॉक की स्टेट के अंदर होती है और अगर आप एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देते बीइंग अ क्लिनिकल डाइटिशियन तो पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल केयर के अंदर अच्छा बहुत जो केसेस होते हैं ना उसमें आपको इंटेरियल और पेरेंटल न्यूट्रिशन देना पड़ता है। तो इंटेरियल की जो है लेक्चर्स हैं, क्या होता है, कब देना है, कैसे, वो मैंने आपके लिए सीरीज बनाई है, आप वो जाके देख सकते हैं। अभी के मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखो, एक होता है एब फेज बर्न्स के अंदर और एक होता है शॉक फेज। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि क्लिनिकल डाइटिशियन आपने ये चीज देखनी है कि कब हमने किसको किस तरह से रिजॉल्व करना है। ठीक है, एफ फेज को आप शॉक फेज भी कहते हो। इसके अंदर क्या होता है कि आपका फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपको ना आपको बॉडी को देना पड़ता है कुछ ना कुछ, उसको ना एक रिस्पांस देना पड़ता है। और वो क्या चीज होती है? वो फ्लूइड रिससिटेशन होती है। क्योंकि बर्न्स का केस इस किस्म का होता है कि जिसमें अगर आपको पता चला कि हॉस्पिटल में आपके पास जो है कोई केस आया तो फौरन आपको फ्लूइड रिससिटेशन करनी पड़ती है, यानी कि फ्लूइड देना पड़ता है। बॉडी से लॉस हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, तो ये चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो दैट इज फ्लूइड रिससिटेशन। और जब भी आप बर्न्स को पढ़ोगे फ्लूइड रिससिटेशन सबसे पहले आएगा। ठीक है, जिसमें ट्रिप्स होती हैं, आईवी इंजेक्शन होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो आप देते हो। फिर उसके बाद फ्लो एंड रिकवरी फेज। ठीक है, उसमें रिससिटेशन हो जाती है। इसमें कार्डिक आउटपुट ज्यादा होता है। देखो, लाजमी सी बात है कि पहले आपकी बॉडी शॉक कंडीशन के अंदर थी, फिर उसके बाद वो थोड़ी रुक गई, समझ नहीं आया कि किस तरीके से काम करना है, फिर फौरन से जाके जो है हमने फ्लूइड रिससिटेट करवाया और फिर पेशेंट की बॉडी ने काम करना शुरू किया, तो वहां पे कार्डिक आउटपुट ज्यादा ही होगा नॉर्मल से। ठीक है, हार्ट, अच्छा इसके अंदर ये होता है कि आप अगर सही तरह से फ्लूइड रिससिटेशन नहीं ना दे रहे तो उस टाइम पे हार्ट अटैक भी हो सकता है। और क्योंकि बॉडी का जो मेन चलाने वाला है उसको वो हार्ट होता है, वो जब ब्लड सही तरीके से पंप नहीं करेगा तो प्रॉब्लम आएगी बीच में। ठीक है, अच्छा फिर ऑक्सीजन कंजम्पशन भी ज्यादा टाइम पे होती है। देन ये हमने सेकंड फेज पढ़ लिया। थर्ड फेज जो है हमारे पास दैट इज एनाबॉलिक फेज, हाइपरमेटाबॉलिक फेज या हाइपरडायनामिक फेज, ये सारे नाम इनके हैं। ये 10 to 14 डेज तक पीक पे होता है ये वाला फेज आपका। और इसमें ना सर्जिकल हीलिंग होती है और ग्राफ्टिंग, जो मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर खुदा ना खासा आपकी बॉडी का कोई स्पेसिफिक पार्ट जल गया इतना तो आप बॉडी के दूसरे पार्ट से थोड़ी सी स्किन लेके उसमें ग्राफ्ट करवाते हो। ठीक है, और आपने जो काम करना है बर्न्स के अंदर, एक तो लीन मास को बचाना है। ठीक है, अपना वाउंड हीलिंग जो आपकी है उसको बेहतर बनाना है आपने, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज को आपने कवर करना है, प्रोटीन को जो है उसको रिस्टोर करना है और करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपने देने हैं। अब इसमें मैं आपको इंटेरियर न्यूट्रिशन बता रही थी, तो इंटेरियर न्यूट्रिशन में आप जिन चीजों पे फोकस करते हो मेनली वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन के बाद फिर हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के ऊपर आते हैं, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी स्किन जल गई ना, तो हमारी स्किन जो है वो प्रोटीन की बनी हुई है सारी। ठीक है, आप ये समझो, तो इसलिए प्रोटीन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें हाई प्रोटीन फॉर्मूलाज देने पड़ते हैं। लेकिन आप ये देखोगे कि अगर उस वक्त पेशेंट जो है वो किडनी का पेशेंट है तो उस वक्त फिर आप प्रोटीन उसी तरह से जो है वो मैनेज करके दोगे। ठीक है, देन वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, आपको ध्यान से देने पड़ते हैं विद इन जो है 4 to 36 आवर्स आपको फीडिंग स्टार्ट करवानी पड़ती है पेशेंट की। बर्न रिलेटेड है, इसलिए मैं कह रही हूँ डायरेक्ट न्यूट्रिशन के आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हो, मैंने बहुत डिटेल में बनाए हुए ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे और कब देनी है डायरेक्ट न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना, क्योंकि हर चीज डिस्टर्ब हो जाती है जब बर्न्स का केस आता है। ठीक है, फिर एक मेजर चीज ये है कि डोडेनल रूट जो है, जो इंटेस्टाइन का रूट है, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अब आसवा ये होता है कि अगर आप बिल्कुल स्टमक से पेशेंट को डायरेक्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें तो वो रीगर्जिटेट करता है, मुंह में आता है, पेशेंट के वापस जाता है, ट्यूब में प्रॉब्लम हो जाती है, क्लॉग हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब एनर्जी और मेटाबॉलिज्म सपोर्ट। उसके अंदर आपने सबसे पहले चीज देखना है कि प्रोटीन लॉस को आपने बचाना है, अपने वेट लॉस को आपने बचाना है। और इसके अंदर जो आप इसको एनर्जी दोगे पेशेंट को दैट इज अराउंड 25 किलो कैलोरीज, और 25 किलो कैलोरीज को आप पेशेंट के वेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। सपोज अगर मैं कह रही हूँ 25 पेशेंट का वेट जो है वो 80 kg मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आएगा वो आपकी होंगी। फिर दूसरा आपने इसमें एड ऑन करनी है 30 to 35 कैलोरीज, ताकि बेसिकली जो पेशेंट है ना बर्न्स का
उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वैसे तो वो पूरा खाना नहीं खा सकता कि वो 2 चपातियां या 3 चपातियां खा ले, फिर उसको इंटीरियर न्यूट्रिशन में इतने आपको जो है वो कैलकुलेट करके देने पड़ते हैं। ठीक है, प्रोटीन नीड को आपने कंसिडर करना है। अगर आपका जो प्रोटीन नहीं मतलब बॉडी में गई ना तो ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी, वैसे कोई और डिजीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये पेशेंट को देनी है, कितनी देनी है, अराउंड 1.5 टू 2.3 ग्राम पर किलोग्राम द बॉडी वेट, यानी कि 1.5 पेशेंट का वेट 80 है तो आप मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर इसका निकल आएगा। फ्लूइड आपने जो है वो 4 ml मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट केजी में और मल्टीप्लाई बाय टोटल बॉडी सरफेस एरिया। मैंने आपको पीछे बताया था कि कितने परसेंट बर्न्स में, ये यहाँ पे रूल ऑफ 9 के अंदर यहाँ पे कि कितनी बॉडी एरिया जो है वो इफेक्टिव है, और उसमें से अगर हेड है या आर्म है या कोई भी बॉडी का पार्ट है वो। ठीक है, अब ये देखो, अगर बर्न्स मैं आपको फॉर एग्जांपल ये कह रही 15 to 30% है तो आपकी बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो मेजर सिंपल कैलोरीज निकल रही है दैट इज, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 25 को 1.5 से, तो प्रोटीन जो है 1.0 to 1.5 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। और इसी तरह से दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किनकी आपको रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा बर्न्स के अंदर, फॉलिक एसिड की, विटामिन डी की, इसके आपको सप्लीमेंट्स भी देने पड़ेंगे उस वक्त इंटीरियर न्यूट्रिशन में पेशेंट को। और जब पेशेंट अगर ऑरली इसको ले सकता है तब भी आप इसको दोगे। विटामिन डी का, विटामिन ई, ए, मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फेट, विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस वक्त। ठीक है, और अगर हम कहें कि नॉन डाइटरी मैनेजमेंट होगा तो इसमें जो है हम पेशेंट पे जो अगर खुदा ना खास्ता कोई ब्लिस्टर्स हो गए, कोई दाने बन गए, तो उन पे हम सिल्फ वो लगाते हैं, क्रीम्स लगाते हैं। क्रीम कौन सी होती है, सिल्फर, ये क्रीम जो है वो आपकी सिल्वर सल्फर डाइजीन लगेगी उसके ऊपर, और ये डिफरेंट ब्रांड नेम्स के साथ आती है। इसके अलावा जो ड्रेसिंग है वो डेली चेंज हो और उसको एक रनिंग वाटर के साथ क्लीन किया जाए ताकि प्रॉब्लमेटिक ना हो। यहाँ पे कुछ लिस्ट है जो आप इंटीरियर न्यूट्रिशन में भी और वैसे भी पेशेंट जो है अगर वो बाय माउथ कंज्यूम कर पा रहा है तो आप उसको दे सकते हो, जिसमें एग्स हैं, चिकन, फिश, लीन मटन। लीन मटन का मतलब होता है फैट ज्यादा ना। फैट्स की बात मैंने आपसे नहीं की, क्योंकि फैट्स उसके अंदर आप ये जो चीज है ना पेशेंट को अगर आपने फैट्स देना है तो फैट्स आप अनसेचुरेटेड ही दोगे, और यूजुअली उसके अंदर ऑलिव ऑयल ही दिया जाता है अगर आपने इंटीरियर न्यूट्रिशन खुद बना के देनी है। और अगर आप मार्केट से कोई फॉर्मूलास ले रहे हो तो उसमें होते हैं अनसेचुरेटेड फैट्स ही होते हैं। मिल्क, योगर्ट, चीज, लेंटिल्स, दाल वगैरह, चिकपीस, पीनट्स, ऑलमंड्स, वॉलनट्स, ये पंपकिन सीड्स, ये सारी चीजें देते हैं। बाकी ये लिस्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिस तरह जितने विटामिन सी के सोर्सेस हैं, कैबेज है, टमाटोज है, सैलमन, वॉलनट्स वगैरह, ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटो बहुत अच्छे हैं, और दलिया वगैरह बहुत अच्छा होता है पेशेंट्स के लिए। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इसके अंदर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट से पूछने, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।